नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। आप सब देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे, लगभग कल 7 बजे से कुछ आंकड़े जारी होते हैं और वो एग्जिट पोल पर अब सियासी घमासान मचा हुआ। लेकिन एक गौर करने वाली बात और भी है। कल मैं स्वयं भी कई एग्जिट पोल देख रहा था, तो उस टाइम तो नहीं, लेकिन जब मैं एकांत में सबके नंबर चेक करने लगा तो सीपीआई सीटों पर बिहार में लड़ रही है 2 जगह चुनाव, लेकिन कई चैनलों ने उनको 5 दिखा दिया कि बिहार में सीपीआई 5 सीटें जीत रही है। तमिलनाडु में 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 7 से 8 सीटें उन्हें एक चैनल जिता रहा है। जो एक नंबर से जो प्रभाव डाला जा सकता है वो हमने इस पूरे चुनाव में देखा। एकाएक सारे चैनलों ने 401, 415, 400, 390 से 410 के करीब के आंकड़े दिखा दिए। ये एग्जिट पोल था, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। आज इसी पे बात करेंगे कि एग्जिट पोल पर भरोसा कैसे करें। कैसे भरोसा कोई कर सकता है? आप कहीं मत जाइए, आप सबसे पहले राहुल गांधी का ही बयान सुन लीजिए, फिर हम और जगह पढ़ेंगे। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए, उन्होंने एग्जिट पोल पे कहा क्या। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 इसका नाम। और ये सुना आपने किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मोदी का एग्जिट पोल है, और कह रहे हैं कि अगर आपने सिद्धू मूसेवाला जो कि कांग्रेस से था और बहुत ही जाने माने सिंगर थे, उनकी हत्या हो गई थी, उनके गाने को याद किया, उनका 295 गाना जो आया था, उतनी सीटें हमें मिल रही हैं। अगर आप कई जगह मत जाएं, आप जयराम नरेश को सुनिए। उन्होंने आज जब वो नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदयभान जी। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। शुक्रिया उदयभान जी। हरियाणा में ये देखिए, लाइव टेस्ट चल रहा है और इन सब के बीच आईएनसी ने बैठक भी करी। उन तस्वीरों को देखिए आप जरा। कांग्रेस ने एक बैठक करी, उसकी तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद थे। और हर कोई अपने आंकड़े जो उनके पास थे उन्हें लेकर पार्टी के पास जा रहा था। अब आपको यूपी में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव के ट्वीट दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
उन्होंने कहा एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिसमें घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। एग्जिट पोल के आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठ ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपने पर ही इल्ज़ाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए हुए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपा ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जन आक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही साथ वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करे। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौंकाने रहे और मतगणना कराए, जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाए। उन्होंने कहा एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे कि जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता है। ये बात हुई विपक्ष की। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, माफ करिएगा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने क्या कहा एग्जिट पोल को लेकर, वो सुन लेते हैं। कांग्रेस गठबंधन अभी एग्जिट पोल में लगभग मृत्युशैया के पास दिख रहा है, पर रिजल्ट के बाद देश की राजनीति में से परिवारवाद, अहंकार, कुंठित मानसिकता वाली कांग्रेस गठबंधन एग्जिट होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के भरपूर आशीर्वाद के कारण एक्सीलेटर पर है और कांग्रेस गठबंधन वेंटिलेटर पर है। अभी कई बहाने बनाए जाएंगे, गर्मी, ईवीएम, सनातन, भारतीय वोटर की मानसिकता आदि 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 आदि, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस गठबंधन वेंटिलेटर पर है और जनता के आशीर्वाद वाली भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक्सीलेटर पर है। अब जिन पर इतना बवाल चल रहा है, जरा उन आंकड़ों को भी देखते हैं। एक बार एग्जिट पोल देखिए कल के थे क्या, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। सीएनएक्स ने दिए 371, 401 एनडीए को। ये कल एग्जिट पोल जो तमाम जगह चल रहे थे। मैटेराइज ने दिए हैं 353 से 368 सीटें। टुडे चाणक्य ने दिए 385 से 415 सीटें। एक्सिस माई इंडिया ने दिए हैं 361 से 401। सी वोटर ने 353 से 383 के करीब सीटें दी हैं। तो ये देखिए भाई, 4 लोगों ने दिखा दिया कि 400 पार का आंकड़ा है, लेकिन मैं इन आंकड़ों को एग्जैक्ट नहीं मांगता। ये अपने अपने सर्वे हैं, अपने अपने तरीके से हुए हैं। किसी ने कोई एक सैंपल उठाया है, किसी का कुछ है, लेकिन जब तक 4 जून को रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक इन आंकड़ों पर फिलहाल तो भरोसा करना मुश्किल है। हम रुक करेंगे, हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है बहुत बहुत। मनोज मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर एमएल वर्मा जी हैं, चुनाव विश्लेषक, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप करेगा अंकुर ठाकुर है, इलेक्शन एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अंकुर आप ही के पास आऊँगा, क्योंकि आप एक बड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंट टीम के साथ जुड़े रहे, आपने काम किया, चुनाव में बहुत नज़दीक से देखा, एक एक गाँव आप लोग का दौरा होता है। किस तरीके से आंकड़े उठाए जाते हैं और क्या ये जो आंकड़े आ रहे हैं इन पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए?
देखिए विशाल जी, इसके पीछे जब ये हम किसी भी तरीके का सर्वेक्षण करते हैं या किसी भी जनमत को जानने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस लगता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बूथ की हम बात कर रहे हैं, बूथ पे 900 से 1000 वोटर्स होते हैं। वोटर्स भी अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी समुदायों के बीच में हम जाकर सैंपल्स उठाते हैं। उन्हीं सैंपलों के अध्ययन के बेसिस पे ये सारे एग्जिट पोल्स या जो जो भी सर्वेक्षण आते हैं, उस सर्वेक्षणों में भी अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं जिसको हमें देखने की जरूरत होती है। जैसे कई सारे एग्जिट पोल्स हैं तो उन्होंने कितने सैंपल्स उठाए, कहाँ तक वो गए। अब जैसे कई सारे एग्जिट पोल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई सारे एग्जिट पोल्स वैसे होते हैं जो शहरों में कुछ जगहों पे उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए और कुछ चयनित जगहों पे गए और वहां से वो आंकड़े आ जाते हैं। तो वो, और एक होता है कि जो आप गांव गांव तक जाते हैं, आपने एक पूरी डेमोग्राफी देखी होती है, पास्ट इलेक्शन रिजल्ट की एनालिसिस की होती है कि कहाँ पे मतदाता हमेशा अपना पक्ष हमेशा एक, तीन तरह के मतदाता जैसे होते हैं। एक मतदाता होते हैं जो हमेशा एक पार्टी के प्रति लॉयल होते हैं, दूसरे होते हैं जो टिल्ट करते रहते हैं। तो इन सभी जी मतदाताओं का किस तरह से विश्लेषण होता है, कितनी चीजें हैं, बहुत फैक्टर्स जिसको हमें एनालाइज करना है। जी, इनको अपनी बात को पूरा करें। इसी तरह इन सारे संदर्भों और ये पूरी प्रक्रिया होती है, चूंकि आपने जैसे देखा इस बार चुनाव काफी लंबे हुए हैं, 7 चरणों के चुनाव हैं और जो चुनाव अप्रैल से लेके जून तक में आपके खत्म हुए हैं, तो पहले 2 फेजेस जो थे उसमें चुनावों के मुद्दे काफी अलग थे। उसके बाद फेज दर फेज मुद्दे चेंज होते गए। दोनों पार्टी, दोनों जो दोनों तरफ किसके जो गठबंधन है उन्होंने अलग अलग मुद्दों को उठाया और गर्मी भी अपने एक हद तक अलग अलग जगहों पे प्रभाव जो है वो लास्ट के 2-3 फेजेस में दिखने को मिला। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको स्टडी करने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि ये जितने एग्जिट पोल्स हैं उसमें सैंपल साइज कितना बड़ा उन्होंने लिया है। जी विशाल। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो है कि सैंपल साइज ही कितना बड़ा है। जी हम रुक करेंगे, हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप पूरे चुनाव किसी ना किसी राज्य की यात्रा में रहे, आपने बड़ा करीब से देखा। अभी किसी ने मुझसे कहा कि आप बंगाल यात्रा में थे तो आपने एक आंकड़ा बताया था वहाँ पर। अच्छा, कई लोगों से मेरी भी बातचीत हुई तो मुझे ये आंकड़े लगते हैं। अब जैसे मैंने अभी शुरुआती समय बताया कि बिहार, तमिलनाडु में 3 सीटों पर ही कांग्रेस लड़ रही है और उसको 8 सीटें चैनल जिता रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा और एग्जिट पोल पर लगता है कि ये पहले होता था एग्जिट पोल जो हो गया वो एग्जैक्ट पोल हो गया, लेकिन अब काफ़ी दिनों से ये चीज़ें बदल गई हैं। सर, अनम्यूट कर लीजिए। विशाल जी, हम अनुमान और परिणाम के बीच की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल 1 जून जैसे ही वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद सभी चैनलों ने और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। लेकिन कमोवेश, जिससे अभी आपने एक उदाहरण दिया कि कहीं 3 सीट है लेकिन अनुमान में 6 सीट दिखाई जा रही है। क्योंकि लगभग 3 महीने मैं भी बिल्कुल जमीन पे था, कई राज्यों में था, कई सीटों पे था और सभी वर्गों के साथ टच में। और जैसे होता है कि, लेकिन मेरे लिए बड़ा बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। मैं आपके चैनल पे अगर मेरी पुरानी डिबेट्स अगर आप देखेंगे विगत 2 माह में, तो बड़े अप्रत्याशित अनुमान या एग्जिट पोल्स कल आए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बंगाल की, बिहार की और अन्य राज्यों की भी कर लें, दिल्ली की कर लें, पंजाब की कर लें। जैसे विगत 15 सालों में चुनावी प्रबंधन के लिए नेता अब चीजें हायर करने लगे हैं। कमोवेश ये प्रबंधन भी एग्जिट पोल पर उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारी आपकी पूरी टीम या नेताओं की पूरी टीम चुनाव लड़ने में करती है और हमारी आपकी पूरी टीम रिपोर्टिंग में करती है। जी, तो प्रबंधन जहां होता है वहां प्रबंधन को प्रबंध करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है,
एग्जिट पोल बदल जाए, हमारे आपके लिए वो एक रिपोर्टिंग का, एक सूचना का संसाधन हो सकता है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो चीजें उत्तर प्रदेश या देश में शुरू के 2 चरण के चुनाव के बाद लगातार 5 चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं, कहीं ममता थी, कहीं तेजस्वी की थी, कहीं अखिलेश थी, कहीं अरविंद केजरीवाल थे। 14-19 जैसा माहौल मुझे लगता है कि किसी को नहीं देखा। लेकिन एग्जैक्ट जो एग्जिट पोल्स थे उसमें तो 400 पार के जो नारा था उसमें लोगों ने बिल्कुल पूरी तरीके से मोहर लगाई। मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व या उत्तर प्रदेश में योगी जी, अगर वो 80 में 69 सीटें और देश में 350 के पार सीटें उनको मिल जाती हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि हम पत्रकारों को और खासकर विपक्षी पार्टियों को और सरकार को, क्योंकि सरकार का फिर तो जो एक इकबाल होता है वो सारे मुद्दों के बावजूद भी पूरी बुलंदियों पे कायम है। मोदी जी अगर 400 की बात कर देते हैं और योगी जी अगर 80 में 70 सीटें 69 दे देते हैं, फिर तो वही लहर हो गई ना जिस लहर में 2013 या 14 में कांग्रेस के खिलाफ या यूपीए गठबंधन के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेके 2G 3G, अन्ना जी से लेके कनी मोरी और राजा को लेकर बहुत सारी बातें थी। और ये अनुमान अगर परिणाम में बदलाव आता है तो 4 जून या 5 जून की जो सुबह होगी, एनडीए गठबंधन की सरकार अगर 350 पार बनती है तो वो देश के लिए एक नई सुबह होगी, राजनीतिक तरीके से नई सुबह होगी। और फिर विचार करना पड़ेगा प्रतिपक्ष में जो लोग होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी भूल है, ऐसी कौन सी नस है जिसको मोदी जी या बीजेपी गठबंधन ने पकड़ रखा है और विपक्षियों के पाले से बहुत दूर जा रहा है। मेरा अपना ये व्यक्तिगत आकलन जी। बिल्कुल वो नई सुबह है, क्योंकि वो तो कह ही दिया गया है कि एक सियासी भूचाल आएगा। उस भूचाल को देखेंगे अगर सरकार बनती है। चुनाव विश्लेषक प्रोफेसर ML वर्मा जी भी हैं। सर, आप और हम कई बार डिबेट पे आए और इसी तरीके की बात कर रहे थे कि आंकड़े कहीं ना कहीं ऐसे ना आ जाएं कि हम लोग चौंक जाएं। और कल जो एग्जिट पोल जिन्होंने आया, तो मुझे लग रहा था जब हम स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते थे तो हम लोग अच्छी फाइल इसलिए बनाते थे कि हमारा टीचर प्रसन्न हो जाए। मुझे लगता वही प्रोजेक्ट फाइल बन रही थी कि सब लोग प्रसन्न हो जाएं बस। एक ने तो 415, 404, मतलब 400 का आंकड़ा वो लग रहा था जैसे सेल लग रही है। सर अनम्यूट हैं आप। सर म्यूट हैं आप। आ गए? हाँ सर आ गए। विशाल जी, जी। विशाल जी, देखिए मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ और साधारण भाषा में अगर कहूँ कि एग्जिट पोल इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी टेस्ट, और प्रोबेबिलिटी टेस्ट को मैं साधारण भाषा में अगर आपके सामने रखूं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 2 लड़कियां हैं और उसकी डिजायर है कि हमको एक लड़का चाहिए, तो फिर से ट्राई करता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सही साबित हो और वो डिजायर उसकी पूरी हो जाए। हो सकता है तीसरी लड़की फिर से हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, हम लोग टेस्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी टेस्ट करते हैं, जिसमें टी टेस्ट, जेड स्क्वायर, जेड टेस्ट, एक्स टेस्ट, ये सारी चीजें करते हैं और इसके बाद एक्यूरेट रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ जो आपका एग्जिट पोल होता है, दैट्स बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग, रैंडम का मतलब कल भी मैंने कहा था, रैंडम का मतलब होता है कि मान लीजिए आप एक बर्तन में चावल बनाते हैं, पकाते हैं, और उस चावल में से एक दाना निकालते हैं और देखते हैं कि वो चावल हो गया, कच्चा है या पक्का है, और एक चावल से मान लेते हैं कि सारा चावल हो गया होगा या कच्चा या पक्का है। लेकिन वहां जरूरी क्या होता है कि वो चावल चावल ही हो। अगर उस चावल में अगर आपने चना मिला दिया तो वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर चावल को आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि चावल पक गया है लेकिन चना पक जाए। मतलब ये हुआ कि वहां पर रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। जब आप इलेक्शन के संदर्भ में जाते हैं तो इलेक्शन के संदर्भ में क्या होता है, अगर आप किसी चीज पूछिए, मैं अपने घर में भी पूछता हूं कि आपने किसको वोट दिया, तो कहते हैं वोट तो वोट भी होता है, हम नहीं बताएंगे। आप पब्लिक में जाइए और किसी से पूछिए कि आपने किसको वोट दिया, तो कहते हैं हम बताएंगे नहीं, वोट दे आए।
फिर आपके सामने क्या साधन बचता है कि हम कैसे अकुरेसी पता करें। सर मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। एक डीबी लाइव ने भी अपना एक सर्वे किया है, वो ग्राफिक्स दिखा लूं फिर आपके पास आता हूं। एक बार डीबी लाइव का वो एग्जिट पोल दिखा दे। इसमें जो आंकड़ा है उसमें 207 से 241 एनडीए, 255 से 290 इंडिया गठबंधन और अदर को ये 29 से 51 सीटें दे रहे हैं। एमएल वर्मा सर का रुख करूंगा। सर अब एक ये एग्जिट पोल है, दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा भी देखा है जिसने 350 से कम तो एनडीए को दिखाया ही नहीं। नहीं सर, किसी ने नहीं 400 और 400 Mostly. पार, जी 400 पार के आगे दिखा दिया। और जो ये है, इससे मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के हिलाल नकवी जी भी खुश हो जाएंगे कि भाई चलिए कोई तो दिखा रहा है 255 290 तक, 295 कह ही रहे हैं। खड़गे जी भी कह गए। हिलाल जी, कल के बाद से मुझे लग रहा है कि कुछ टेंशन बढ़ी है खेमे में। इतनी तैयारियां की, इन मुद्दों पे गए, मुझे लग रहा है 5 किलो राशन और काम कर गया है जिस हिसाब से न्यूज़ चैनलों का अगर हम माहौल देखें तो, और एग्जिट पोल का। सर म्यूट हैं आप। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी लाल भैया बोलिए। जी देखिए, जो कल का एग्जिट पोल आया है उसके ऊपर वर्मा जी बता रहे थे, तो सर हमारा एक छोटी सी क्वालिफिकेशन ये भी है कि हम बाय प्रोफेशन जो है वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी इकोनॉमिक्स के हैं, और हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, और हम लोगों के यहाँ जितने भी रिसर्च होता है वो उसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों पे होता है। तो जब प्राइमरी डेटा हम करते हैं तो उसमें एक बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके नहीं तय होता है कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, उसका हमको कितना सैंपल लेना है, और इसे हमें बताना होता है कि हमारी पॉपुलेशन टोटल इतनी है। जाहिर सी बात है हम सेंसस तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके अंदर हमने कितना लिया है, और जब तक कि हम इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक हमारा कोई भी रिसर्च का काम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। दूसरा उसके अंदर होता है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है या नहीं है, यानी कि प्रत्येक वर्ग के लोग जो हैं उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी वर्ग विशेष से ही हमने जाकर के या किसी एक समय विशेष पे हमने जाकर के, किसी एक बूथ विशेष पे जाकर के हमने खाली लोगों से सैंपल इकट्ठा कर लिया और उसी को मान लिया कि ये हमारा पूरा का पूरा उस एरिया का सैंपल है। तो ये काम बहुत आसान भी नहीं है। इसके लिए जाहिर सी बात है एक लंबी फौज चाहिए होती है जो बहुत सारे बूथ्स पे हो। अब लोकसभा का अगर इलेक्शन हो रहा है जहां के पर पोलिंग ही की अगर हम बात करें तो 7 लाख 8 लाख के आसपास पोलिंग होती है, उससे ऊपर 10 लाख 15 लाख तक की पोलिंग होती है। तो जब इतनी बड़ी पोलिंग हो रही है तो उसमें हमने कितना बड़ा सैंपल साइज लिया है, कितने बूथ को कवर किया है, कितने पोलिंग स्टेशन को कवर किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अलग अलग टाइम पे कवर किया है या नहीं किया, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी सब चीजें अगर हमको नहीं मालूम है तो उस किसी भी सर्वे के ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि नॉट फिट फॉर कमेंट, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई कमेंट भी नहीं करना है जब तक कि हमें नहीं मालूम है आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तो वही बात हम भी कह रहे हैं कि ये जो आए हैं सर्वे सही है गलत है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जितना हमने पढ़ा है जो हमको सिखाया गया है तो उसके लिए में हम यही कहेंगे कि दीज सर्वेज आर नॉट फिट फॉर कमेंट। इन सर्वेज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बैठ करके 4 लोगों ने बताते चले गए यहाँ से इतनी सीट, यहाँ से इतनी सीट, यहाँ से इतनी सीट, कहाँ कितनी सीटें, कहाँ कितनी सीटें, ये नहीं पता। दूसरी बात ये कि एक सर्वे हम कल देख रहे थे तो नॉर्मली अब जैसे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो वो उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं, तो 5 सीटों में बीजेपी को दी गई 5 में 5 और उसके अंदर लिखा गया ±1। अब आप बताइए अगर 5 सीटें हैं कुल वहां पे उत्तराखंड में तो +1 कैसे हो जाएगा। और ठीक आप उसी को देखिएगा तो कांग्रेस के आगे लिखा हुआ है 0 सीट और +-1। अब 0 में से अगर हम -1 करते हैं तो वो कैसे हो जाएगा, और उसके बाद में फिर वो सारे सब एड अप होकर के नीचे तक की चले आए हैं। अगर एक जगह पे होकर खत्म हो जाता है तो चलिए हो सकता है रेलिवेंट है, उसको हम इग्नोर कर दें, वो सारे एड अप होते चले आ रहे हैं।
तो यानी कि उसके अंदर जो अगर सारे ऐड करते हैं तो क्या मतलब होता है, बीजेपी के अंदर जब 5+-1 करते हैं तो वो तो वहां तो मतलब 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का जब +-1 करते हैं तो आगे जहां पे उसको सीट मिलनी है वो माइनस हो जाती है उसमें से। ये आप देखिएगा, कल एक बहुत ही मशहूर चैनल है उसके ऊपर ये सारा का सारा किया गया है, जिसमें जो है वो कांग्रेस को सीट दी गई 0 और उसके नीचे लिखा गया +-1 +-2। ये हमारी समझ में नहीं आया। हो सकता है हमारी जो है वो कुछ पढ़ाई में कमी रह गई हो कि 0 में से अगर एमपी का इलेक्शन हो रहा है, 0 में से -2 कैसे होगा, ये नहीं समझ पाए हम। तो हमको हुआ कि शायद हमारे जो भी अध्यापक थे, जिन लोगों ने भी हमको पढ़ाया था, उन्होंने ठीक से पढ़ाया नहीं हमको कि भाई इतना बड़ा चैनल है, इतना बड़ा सर्वे कर रहा है, कितने सर्वे उनके सही हुए, कितने सर्वे उनके गलत हुए। जाहिर सी बात है हाईली पेड वो लोग उसके अंदर काम करने वाले हैं, तो उनसे गलती होगी ये तो हमने नहीं कहा, लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं कि शायद हमारी एजुकेशन में कहीं कोई कमी रह गई है, एक बात। दूसरी इसके ना महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब कभी अगर आप 2014 का चुनाव की बात करें, छोड़ दीजिए हम उससे पुराने नहीं जा रहे हैं, 2014 में सारा भारत जानता था कि यहां पर कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हम लोग उसको महसूस कर रहे थे, एक हवा थी, एक लहर थी, हम सब ने उसको महसूस किया था। और जब रिजल्ट आया है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 282 सीट पाई थी। फिर हम 2019 में आए, 2019 में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पुलवामा के बाद जिस तरह से लोगों में जोश था, जिस तरह से वोट पड़ रहे थे, जिस तरह से शहर के अंदर चर्चाएं हो रही थी, तो किसी को शक नहीं था, कोई शक नहीं था किसी को कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। और अब की 400 सीटें पार कर रही है कोई पार्टी, और उसमें लोग जो हैं वो आखिर वक्त तक कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि वोटर किसको वोट दे रहा है। ये भी हमारी अब तक की जितनी भी जीवन की यात्रा, राजनीतिक यात्रा हुई है, उसमें हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। और हमारे काफी लोग जो हैं साथ के लोग, उन्होंने जब 400 सीटें कांग्रेस ने पार की थी तो वो याद करें क्या कांग्रेस के अलावा कोई नाम सुनाई देता था किसी राजनीतिक हलके में? मुझसे भी लाल जी, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि भाई वो कांग्रेस वाली लहर तो नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप सबके उसके बाद अविरल मलिक का रुख करेंगे, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और उनसे पूछेंगे भाई कि उनका पार्टी का क्या माहौल है अब तो एग्जिट पोल के बाद से। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और एग्जिट पोल पर घमासान मचा हुआ है, हर पार्टी इन्हें मानने से इनकार कर रही है। मानना भी चाहिए क्योंकि नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। चलिए चलेंगे डॉक्टर अविरल मलिक के पास। 2000 मुझे लगता है 23 में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, और जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो सबने अनुमान दिया कि भाई भारत में 2011 में जीते थे और अब फिर से इंडिया जीतेगी। हम हार गए, और बड़ी ऐसी हार थी इसको हम भुला नहीं सकते। 2024 में वही चैनल थे, वही लोग हैं, और उन्होंने ही ये ताल ठोक के कहा है कि 390 से 420 तक सीटें 425 तक जा रही हैं। अविरल भाई, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या आंकड़े हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर 400 पार होगा और हर जगह ये नजर आ रहा है आज के समय में, और 400 पार होकर के रहेगा। 4 तारीख को 4 बजे 400 पार निश्चित रूप से होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम इन्हें ये तो समझ लेना चाहिए कि 4 तारीख को 400 पार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का इसलिए होगा क्योंकि हमने काम किया, तो जनता के लिए हमारे द्वारा किए गए काम हैं वो अपने आप बोल रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं।
कि 400 पार होगा। जनता प्रसन्न आज के समय में है, तो जनता ने जब वोट किया है तो 400 पार आखिर क्यों नहीं होगा, इस बात का इन्हें उत्तर देना चाहिए। अच्छा, और जिस यूपी में प्रकार कितनी से हर सीटें एक मिल रही हैं एग्जिट पोल में आपको? दिखा है यूपी में कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? 400 पार होगा। अरे यूपी में सीटें कितनी मिल रही हैं आपको? देखिए उत्तर प्रदेश की जहां तक बात, अरे बाप रे जनता बाप। के कारण है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। आपका आंकड़ा सुन नहीं पाया मैं। अरे 80 भाई, 80 में 80। 100% आ रही है। और अगर हम बिहार की बात करें, देखिए राज्यवार अगर आप बात करना चाहते हैं तो इस बात को जान लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए 400 पार हो जाएगा। बिहार देखिए 2-4 जरूर है कहीं भी, लेकिन 400 रोकर, अरे का ये तो मैं जानूं। 400 तक ये आंकड़ा पहुंच जाए। अविरल भाई, ये अगर हम तर्क नहीं 50 है, ओवर में रन अंधभक्ति। बनाएंगे 400, तो मुझे पता है ना कि मुझे कैसे खेलना है। हम ये सिर्फ रट लगा दे 4 जून को 4 बजे 400 पार, 4 जून को कांग्रेस प्रवक्ता देखे 400 पार। अरे लेकिन देखें कहाँ, हम प्रोमो भी चलाते तो नीचे लगाते हैं के न्यूज इंडिया पे शाम 6:30 बजे। आप 400 पार बता रहे हो, आपके आंकड़े होंगे ना, आप लोग के पास तो आंकड़े आए होंगे कि भाई हम यहाँ से इतना जीत रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हो, तो 300 भी नहीं कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, 295 पे अटके हैं बेचारे। देखिए साउथ, मैं साउथ से स्टार्ट कर लेता हूं जी। साउथ में भी 70 to 80% हम जीत रहे हैं, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। तमिलनाडु की बात कर ले, वहां पर अन्नामलाई जी हैं, जिस प्रकार से उनके द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, वो सबको दिख रहा है, वो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ कर्नाटक की बात कर ली जाए, कर्नाटक से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी आते हैं, उसके साथ साथ तेजस्वी सूर्या जी हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, वो ग्राउंड पर कार्य कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पर कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, वो दिख रही है। और उसके साथ साथ केरल की अगर बात कर ली जाए तो राजीव चंद्रशेखर जी की बात आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से वो लगातार एक्टिव हैं और कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को हम हराने का कार्य करेंगे और 400 पार होकर के रहेगा। आप नॉर्थ में आ जाइए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान में 100% सीटें आ रही। आप गुजरात की बात कर लीजिए, गुजरात में 100% सीटें आ रही। हरियाणा में 99% सीटें आ रही हैं। उसके साथ साथ आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, 100% सीटें आ रही हैं। दिल्ली में 100% सीटें आ रही हैं। ये निश्चित है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 100% सीटें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 100% सीटें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ मुझे लग रहा कमजोर है, तभी आपने बताया नहीं। अरे भाई वो थक गए होंगे, अरे उन पे रहम कीजिए। कितना जीतेंगे, जीत जीत के थक गए होंगे, हर बॉल पे छक्का मारा है। 400 पार निश्चित होगा, किसान हमारे पक्ष में है। बिल्कुल। एग्जिट पोल में दिख रहा है, 196 सीटें, 196 सीटें जो आपने आंकड़े बताए ना हिंदी बेल्ट के, 196 सीटें दे रहे हैं आपको दिल्ली मिला के। अगर आप पूरे 200 भी साउथ में जीत गए तो भी 396 हो रहा है। 400 पार का आंकड़ा यूपी में 80, महाराष्ट्र में कितनी दे रहे हैं आप? 48 सीटें हैं। पूरी 48 सर, आप मतलब छोटी बातें नहीं कीजिए। मतलब कोई एक आंकड़ा होता है। मैं आपको घेर नहीं रहा हूं, मैं आप ही की बात आपसे पूछ रहा हूं। आप कहीं भी कह दो, आप कह दो महाराष्ट्र में 48 के 48 सीटें, मैं मान लूंगा। आपने मध्य प्रदेश कहा, मुझे मालूम है कि इस बार बंटी साहू नकुलनाथ को हरा सकते हैं, लेकिन लड़ाई है। आप ये कह सकते हो जो छिंदवाड़ा 2014 में नहीं हारे, 19 में नहीं हारे, और गुना की सीट क्यों फंसी हुई है? गुना की सीट क्यों फंसी हुई है? वो तो वहां के लोग कह रहे हैं। वहां तो विशाल जी 19 में ये हमने चुनाव लड़ा है, जीतने के लिए लड़ा है और मजबूती के साथ लड़ा है, ग्राउंड लेवल पर लड़ा है। हमारा कैडर कितना मजबूत है कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से लगन के साथ ग्राउंड लेवल पर कार्य करते हैं, ये भी इस बात को ये लोग जानते हैं। उसके साथ साथ आज के समय में जनता भाजपा की कार्यकर्ता बन चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि जनता प्रसन्न है हमारे कार्यों से।
जो हमने जनता के लिए किए हैं। हमने बिचौलियों को जब समाप्त किया है तो जनता हमसे प्रसन्न है। हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिनका डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, इसीलिए जनता हमसे प्रसन्न है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये बात कर ले, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है, मैं इन्हें याद दिला देता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका कोई नेता नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है, कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, किसी गांव में नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पश्चिमी यूपी में नहीं है। ये इस बात को अच्छे से जानते होंगे। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नेता है तो वो नेता है जो बोटी बोटी वाला बयान देता है। इमरान मसूद को भी अच्छे से जानते हो। भाजपा का नेता वहां कौन है, संजीव बालियान या संगीत सोम? दोनों। देखिए, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी में नेता है। किसी भी सीट की आप बात कर लीजिए, बागपत की आप बात कर लीजिए, मेरठ की आप बात कर लीजिए। पश्चिम के नेता कौन है? सुरेश राणा, संगीत सोम, ये भी तो नेता ही है ना। अब ये अपने आप को कह रहे मैं पश्चिम लीड करता हूं, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे सुरेश राणा हो, चाहे आपके संजीव बालियान है। यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी में समय में सब लोग मजबूत हैं, सबके पास सब लोग जनता से कनेक्ट रख रहे हैं, ये दिख रहा है। सब लोग और हम सब पर चलने वाले लोग हैं। इनके अंदर गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में कार्य कर रही है, जनता के लिए कार्य कर रही है। हमारा एक उद्देश्य है, वो है राष्ट्र सर्वोपरि। हम राष्ट्र सर्वोपरि रखते हुए, जनहित सर्वोपरि रखते हुए निरंतर जो काम कर रहे हैं वो जनता देख रही है। जनधन योजना हम चलाते हैं, 60 साल तक ये सरकार में रहे, उसके बावजूद भी ये जनता के खाते नहीं खोल सके। ये बिजली पानी की समस्याएं हल नहीं कर सके। वन नेशन वन राशन कार्ड की हम बात कर रहे हैं। विकास हम करते हैं, विकसित भारत और विश्वगुरु भारत के लिए हम कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2047 से पहले पहले विश्वगुरु भारत का निर्माण होगा, ये निश्चित है। ग्रामीणों के लिए हमने कार्य किया, गांवों के विकास के लिए हमने काम किया, स्वच्छ भारत अभियान हमने चलाया। महात्मा गांधी जी के सपने को जिस प्रकार से हमने पूर्ण करने का काम किया वो सबको मालूम है। नमामि गंगे हम चलाते हैं और दूसरी ओर केजरीवाल जी हैं जो यमुना सफाई की बात करते हैं, लेकिन यमुना सफाई घोटाला होता है। यमुना साफ ये लोग नहीं कर सकते हैं, ये सबको मालूम है, दिल्ली की जनता देख रही है। हम प्रयास कर रहे हैं देश के विकास का, देश के उत्थान का। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। इसकी बंगाल की बात कर ली जाए, वहां लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, कानून संविधान का राज समाप्त हो चुका है। भैया टॉपिक पे रहिए, भाषण नहीं। विशाल जी, बाकी लोग भी हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाषण सुन चुके हैं बहुत, रोक ही रहा था। टॉपिक पे रहिए। बिल्कुल, अब टॉपिक बदल जा रहा है। हाँ, अंकुर ठाकुर का रुख करेंगे। अंकुर भाई, ये चुनाव में जो मुद्दे बताए जाते हैं ये कितना वर्क करते हैं चुनाव में? क्योंकि पहले 2 फेज में विकास की बातें हुई, बाकी के 5 फेजों में बात हुई जाति की, आरक्षण की, और यहाँ बताया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देंगे। विशाल जी, पहले 2 फेजेस में ग्राउंड से भी सभी पार्टियों के पास भी उनके अपने अपने एजेंसियां होती हैं, उनकी तरफ से भी रिपोर्टें आती हैं। तो ग्राउंड के जब मुद्दे दिखते हैं उनको कि किन मुद्दों के आधार पे जनता को आप प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए आपको वो सारे भाषणों के में भी अंतर दिखना शुरू हुआ होगा। पहले 2 फेजेस में जो अंतर था, उसके बाद में अलग अलग मुद्दे आए दोनों पार्टियों की तरफ से। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टी की तरफ से फुल टॉस भी आ जाता है जिसपे अगला बंदा सिक्सर मांगने चलता है। तो इसमें कई सारे मुद्दे ऐसे आए जो अप्रत्याशित रूप से, जिन्होंने ग्राउंड पे, जैसे कुछ जाति विशेष के लिए पहले 2 फेजेस में गुजरात से कुछ बातें चल के आई थी, जिसका काफी इम्पैक्ट ग्राउंड पे पर आए और पैन नेशन पर आए। आप अगर पहले 2 फेजेस में यूपी के भी फेजेस में जाएं, कल ही मेरी किसी भाजपा के वरिष्ठ नेता से बातचीत हो रही थी, तो उनके लिए भी उनके लिए भी अनबिलीवेबल था ये एग्जिट पोल्स। और उन्होंने भी मुझे जब सीटें गिनाई तो वो भी 15-20 सीटों का तो लॉस सहने की कोशिश कर रहे थे, जो उनको दिख रहा था कि बहुत सुधरेगा तो 10 सीटें हमारी सुधर सकती है। तो 10 सीटों का फिर भी नुकसान वो उत्तर प्रदेश में फेज वाइज जा रहे थे। जैसे अभी जो अंतिम फेजेस हैं उसमें भी उन्होंने 3-4 सीटें मुझे कल गिनाई थी। और उसमें यही मुद्दे जो होते हैं कि पहले 2 फेजेस के जो मुद्दे हुए, कुछ बयान वैसे आ गए कि उसके बाद उसके प्रोटेक्शन के लिए वापस से पोलराइजेशन और बाकी सारे मुद्दे जरूरी हो गए। अब बिहार में
कोई बड़े सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अभी अविरल भाई संगठन की बात कर रहे थे, तो कुछ वहां पे ऐसी संगठन की भी नाराजगी है कि कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर से वहां का संगठन इतना नाराज है कि उन्होंने अंतिम 7 दिन में बूथों पे लोगों को बिठाने के लिए बहुत सारे उनको तिकरम करने पड़े हैं। और मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो अभी एक चीज और जो सबसे अच्छी बात है भाजपा के साथ, कि उनके पास एक फेस है, जिस फेस का नाम लेके बाकी सारे लोकल कैंडिडेट्स के फेस मिट जाते हैं। अब जैसे मैं पटना भी विजिट कर रहा था, तो पटना में कांग्रेस के कौन से कैंडिडेट है ये जानने में ही लोगों को चुनाव खत्म हो गया। और उनको बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मीरा कुमार जी का बेटा ही जाना गया है, उनको बेटा हाँ। पोता जो भी रिलेटिव हो, जी। वो एग्जैक्ट वो जान नहीं पाए। सेम आप अगर रांची जाएं तो रेखा सहाय की बेटी वहां पे नाम आया है, रेखा सहाय या सुबोधकांत सहाय की बेटी के नाम में आया है। तो ये मैं मानूंगा कि 30-35 सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी ऐसी थी जिसमें उन्होंने ऐसे कैंडिडेट पता नहीं कहाँ से पैराशूट कर दिया। जैसे अभी मैं एक सीनियर लीडर से बात कर रहा था हिमाचल में, जो अपनी चंबा और धर्मशाला वाली सीट है, उसमें आनंद शर्मा जी, जितनी मेरी जानकारी है अपनी, कि वो फुल प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि उनको लोकसभा लड़ना है, और वहां से उनको अचानक से वो चीजें हुई है। तो भाजपा वहां पे जो थोड़ा प्लस पॉइंट उनके पास यही मतलब है कि एक संगठन एक पूरा स्ट्रक्चर लेके बैठे थे, बिल्कुल। मैं जो उनके पक्ष में काम कर सकता है। और जो एग्जिट पोल्स भी जो आप कह रहे हैं, कि एग्जिट पोल्स में भी पहले के दौर में और अभी के दौर में मैंने जितना अपने अनुभव से देखा है पिछले 10-12 सालों में, जो वुमेन वोटर्स हैं, कुछ साइलेंट वोटर्स हैं, परिवार में भी अब वोट अलग अलग पार्टियों में जाने लगे हैं, तो वो प्रेडिक्ट करना अब थोड़ा और कठिन हो गया है कि आपको महिलाओं के भी सैंपल्स अब लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। पहले होता था कि आपने पुरुषों के सैंपल्स ले लिए और उसके आधार पे आप पूरे घर का सैंपल आप डिसाइड कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, चीजें बदल गई हैं। मैं मनोज सर के पास चलूंगा। सर, अभी आप भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहे थे, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, अंकुर भाई को भी सुना, इलेक्शन को बहुत करीब से उन्होंने देखा। मुद्दे गायब हुए चुनाव से और कोई एक मुद्दा स्थिर नहीं रहा। इस बार विपक्ष ने, मुझे जो लगता है, ये आंकड़े कुछ भी हों, आंकड़े 4 जून को भी कुछ भी हों, लेकिन जो जिलेवार मुद्दों पे आ गए, राज्य छोड़ के हम लोग जिले के मुद्दे पे था विपक्ष। वो नाले की बात कर रहा था, वो सड़क की बात कर रहा था, वो अन्ना पशुओं की बात कर रहा था इस बार। विशाल भाई, क्योंकि अभी मुझसे पहले मैं सुन रहा था, विरल जी की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। हमने कॉपी लिखी रही लेकिन हमको 100 नंबर मिल गए। मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 27 साल हो गया मुझे लखनऊ और पूर्वोत्तर राज्यों की 14 राज्यों में मैं लगातार काम कर रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ। जिस सापला जी के बयान के पहले अभी अंकुर जिक्र कर रहे, तो मुझे लगता है सारे बयान तो फायदा दिला के चले गए, कहीं कोई नुकसान की बात ही नहीं है। अगर मगर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुमान पे चर्चा कर रहे हैं। अगर 400 पार, क्योंकि देखिए मीडिया बड़ा संकट में आएगा, विश्वसनीयता वैसे संकट में है, जल्दबाजी के चक्कर में, एक्सक्लूसिव चक्कर में हम बहुत कुछ हो चुके हैं। खुदा न खास्ता अगर 4 जून को परिणाम कैसा भी होता है, तो जो हमारे यहाँ विशाल जी और बहुत सारे लाखों पत्रकार, हजारों पत्रकार ऐसे है देश में, तो मेरा ये कहना है कि फिर तो क्योंकि जीत के लिए, चुनाव के लिए, सरकार बनाने के लिए ये सारी पार्टियां काम करती हैं। तो जिन मुद्दों पे जो आपका मूल सवाल था कि स्थानीय स्तर पर जो विपक्ष का मुद्दा था, वो मुद्दा कन्विंस नहीं कर पाया। 14, 17, 19, 22, 21 या बाकी जो राज्यों में चुनाव होते रहे, अभी इस लोकसभा चुनाव से पहले जब 5 में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत होती, जहां पर कि चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे वो राजस्थान की बात कर ले, या अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो उसी तरीके से हैट्रिक। और देश की आजादी के बाद नॉन कांग्रेसी सरकार, नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री, अगर उसके नेतृत्व में इतना बड़ा मैंडेट लगातार खड़ा होता है, तो फिर बहुत विचारणीय है ये विषय कि विपक्ष की राजनीति किस ओर जाएगी और कहां जाएगी। मैं विशाल जी एक बात आपको बताऊं, आपको याद होगा कि मंडल कमंडल बीपी सिंह, फिर ये स्वर्गीय मुलायम सिंह या बाकी लालू यादव या नीतीश कुमार, ये सब नेता वहीं से पैदा हुए थे और देश की राजनीति क्षेत्रवाद बहुत बुरी तरीके से बदल गई थी। जी।
जो कांग्रेस की एंटी चीजें खड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया नवासी के बाद शुरू हुआ, और हालात आपको हमको पता है कि आज हम 2-4 सीटों की भी चर्चा करें तो कभी वो किसी के साथ तो कभी वो किसी के साथ। क्योंकि परिणाम अनुमान के जैसा, क्योंकि मोस्टली हम किसी 1-2 चैनल की बात छोड़ दें तो मोस्टली सब लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 350 से लेकर के 400 पार, कोई 410, कोई 412, कोई 408 की बात कर रहा है। अगर ये होता है तो 5 जून को मैं फिर वहीं आके आपसे आपको बता भी रहा हूं, और ये इस बात से मेरे ख्याल से पैनल में काफी लोग सहमत होंगे, देश के विपक्ष को देश में एक नई दिशा को तय करना होगा आगे के चुनाव में। दूसरी बात विशाल जी, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, अभी अंकुर जी बात कर रहे थे सापला जी के बयान का असर, कहाँ असर हुआ? सारे नेता, सारी पार्टियां अंततः चुनाव जीतना चाहती, चाहे वो मंगलसूत्र की बात कर लें, मुगल सम्मान की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, खटाखट की बात कर लें, पीडीए की बात कर लें, या जिस भी मुद्दे की बात करें। अगर ये मुद्दे नहीं चले और सिर्फ मोदी जी और योगी जी का या अन्य राज्यों में उनके जो नेतृत्व है चेहरा चला है और मोदी जी की गारंटी सफल हुई है, मैं सफल की बात इसलिए कर रहा हूं कि 400 का मतलब होता है मोदी जी की गारंटी सफल रही, बाकी चीजें फेल रही। इसके पीछे के कारण पे अगर चर्चा करें, जैसे अविरल जी लगातार स्कीम में आना शुरू किए। अविरल जी देखिए, होता क्या है ना कि वो कहावत है कि सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा दिखता है। आपको 80% ऊपर बहुत हमेशा मिली है, लेकिन कम से कम गड्ढा भी दिखना चाहिए, क्योंकि जब आपको जिम्मेदारी ज्यादा मिलती है, सरकार जनता आपको वोट ज्यादा देती है, तो आपसे मतलब अपेक्षा भी ज्यादा करती है। अब मुझे लगता है कि 130 करोड़ की आबादी में हिंदू मुस्लिम या बाकी चीजों को भूलना चाहिए। वैसे भी भूल जाना चाहिए था। 14 में चूंकि ओवर द मैंडेट आया, 19 में ओवर द मैंडेट आया, क्या वजह थी? बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं। ये 30 करोड़ या 22 करोड़ की जो आबादी अल्पसंख्यक जिनके रिजर्वेशन को लेके, संविधान को लेके, विशाल जी बिलो द बेल्ट इस बार पूरा चुनाव में फिर कहना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री इस बात से मैं सहमत हूं आपकी। विपक्ष ने भी बिलो द बेल्ट जाकर के बातें की हैं। बाकी हम इतिहास हमेशा, अब गांधी जी की बात करें, गांधी जी की बात हो रही थी, गांधी जी को क्या कोई एक पिक्चर से जानेगा? गांधी जी को पढ़ना चाहिए। गांधी जी पर आपको स्वच्छाभियान से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर के, तो मतलब मैं नहीं, हिंदुस्तान नहीं, भारत नहीं, विश्व के लोग उस आदमी को एडमायर करते हैं। ठीक है, पंडित नेहरू को 60 आपको आप 100 गालियां दिए, देना बनता है विपक्ष, लेकिन ये मत भूलिएगा कि पंडित नेहरू उस विषम परिस्थिति में, आप अटल जी को नहीं भूल सकते जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे और रोड और सड़कों का विचार अपने दिमाग में सोच थी उसकी। इसीलिए मैं फिर कहूंगा अंकुर जी, विशाल जी के आपके साथ हम 4 को भी रहेंगे, लेकिन 4 तारीख का परिणाम 300, 350, 400 के पार हम जैसे पत्रकारों को, मेरे ख्याल बाकी सारे लोगों को भी विचार करना होगा कि हमसे कहां गलती हो रही है और कौन सी ऐसी बात है जो भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में है, जो वोटों का में कहीं कोई डायवर्जन नहीं। मायावती खत्म हो गई। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश से कोई सोच सकता था क्या कि और अखिलेश यादव एक होंगे और भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव करेगी? लेकिन नहीं, उसके बावजूद 2022, 2017 आप बाकी लोग समझ दिए, मैंने बहुत लंबा समय ले लिया। बिल्कुल, मैं हिलाल नकवी जी के पास चलूंगा। हिलाल जी, आप किससे देखते हैं इस चीज को, क्योंकि डिबेट का अंतिम पड़ाव है और समय मेरे पास कम है। सर, क्या इसके ने बताया अलावा इसके कि इंतजार कीजिए 4 जून का। हम पूरी तरह से जानते हैं कि ये चुनाव जो है, इसमें जनता ने जिस तरह से वोट दिया है वो जैसे पहले चुनाव हुआ करते थे 2004, 2000 जो सरकार है उससे नाराजगी थी, और थोड़ी नहीं बहुत जम करके नाराजगी थी। किसी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है इस सरकार के द्वारा जिसको कहें। लाभार्थियों की अगर बात करते हैं कि लाभार्थी हैं, लाभार्थियों की वजह से होगा, तो लाभार्थी तो मनरेगा से भी हुए हैं, लेकिन हम लोग कभी उनको लाभार्थी नहीं कहते, उनका अधिकार है, उनको अधिकार दिया है हमने। ये फर्क है हम में और भारतीय जनता पार्टी में। लाभार्थी की अगर बात करें तो आज तो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो मानते होंगे कि वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी कि उनको पेंशन भी मिलेगी, वरना तो उनको पेंशन भी ना मिलती। तो निश्चित रूप से उनको भी कांग्रेस की सरकार से कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ ही है, तो वो तो रहता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज की तारीख में कौन राजनीतिक दल ये जो अनाज का वितरण किया जा रहा है इसको बंद कर देगा? कोई नहीं बंद कर सकता, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो कि कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी, उसके तहत इसका बंटवारा हो रहा है। ये उनका अधिकार है, ये उनको मिलेगा ही मिलेगा, और ये बात बहुत अच्छी तरह से जनता जानती है।
तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में हम लोग जो है थोड़ा सा इंतजार करें। जहां इतना क्या और बिल्कुल, जहां तक सर्वे का सवाल हाँ बिल्कुल, उठता है, दो तो सर्वे दिन के और। ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आज की तारीख में उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। कोई नहीं विश्वास कर रहा है। एक दो की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी जो है उस सर्वे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो जो सर्वे हुआ है, नतीजा जो अब है मुझे वो लगता 4 है ये तारीख को मंगल किसका निकलेगा। मंगल करेगा, ये 4 जून को, जैसे कहा है अविरल भाई ने, 4 जून को 4 बजे ही पता चलेगा। एमएल वर्मा सर का रुख करूंगा। सर, फाइनल क्वेश्चन आंसर लूंगा आपसे। देखिए विशाल जी, मैं प्रोफेसर हिलाल जी के बातों से सहमत हूँ, और हम लोगों ने एक साइंस की बात की, बिना तर्क की बात नहीं करते हैं, भाषण की बात नहीं है। पर निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल है और जो इसका नतीजा दिखाई पड़ता है, वो हम सभी लोगों को, इवन आप लोगों को भी, हो सकता है आप बोल ना पाए, लेकिन संशय दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या पिछले जो 19 का चुनाव हुआ था उसमें 15 सीटें बीजेपी हारी, इस बार 15 वो जीत रही है, खाली 4 सीटें वो दे रही है विपक्ष को। क्या 4 सीटें ही खाली विपक्ष जीत पा रहा है? तो कुल मिलाकर के यह है कि निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल है उस पर अभी विश्वास करने की जरूरत नहीं, अभी इंतजार करने की जरूरत है। असलियत पे आना चाहिए, और असलियत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वास्तव में अगर बीजेपी की इतनी सीटें आती तो विपक्ष को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से इंप्रूव करना पड़ेगा हर स्तर पे, और ये जरूरी है। अगर विरोध न हो, विरोध का मतलब ये नहीं होता है, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है, विपक्ष का मतलब एक बेहतरी की तरफ जाता है। रहीमन का एक दोहा है कि घर के आगे, वो कौन सा है, कि घर में खुटी छवाए, किसी ऐसे आदमी को रखिए जो आपको सही रास्ते पर लाए। तो निंदर निर्णय राखिए, घर हाँ छुआए। हाँ, तो वही स्थिति है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। और एक चीज और मैं अंतिम एक अपनी जी। वो बात कहना चाहता हूँ, जी, वो ये कि अगर इस तरह का मैंडेट आता है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एजुकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, और बिना एजुकेशन के जब तक के पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इस तरह का मैंडेट आता रहेगा, और मुझे लगता है कि वो फिर 14वीं शताब्दी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका भी, हिलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुर ठाकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बीजेपी से डॉक्टर अविरल मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जिट पोल पर भरोसा क्यों, उसको लेकर हम लोगों ने राय जानी। सबका ही कहना है कि 4 जून तक रुकिए, और 4 जून तक फाइनल आंकड़े आपके पास होंगे। हो सकता है कि एग्जिट पोल के इन आंकड़ों में भी बदलाव हो। तो फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।